फिजिकल क्वांटिटी हमें पता है. द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी हो सकती है जिसमें वी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड. We require only magnitude to specify. To completely define a scalar quantity, we require only magnitude. Direction is not required in case of scalar quantities. Example क्या हो सकता है? Mass, length, temperature, time, density, specific heat. इसके अलावा क्या हो सकते हैं? बताओ. ऐसी क्वांटिटीज जिनमें हमें डायरेक्शन नहीं बतानी पड़े. टाइम बताते टाइम हमें डायरेक्शन नहीं बताना. मास बताते टाइम नहीं बताना. टेम्परेचर बताते टाइम नहीं बताना, है ना. इफ आई से दैट कि बेटा आई एम हैविंग अ फीवर ऑफ 102 डिग्री फ़ारेनहाइट इन नॉर्थ डायरेक्शन, विल दैट मेक ए सेंस? डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन विल नॉट मेक एनी सेंस ना. टेम्परेचर बताते टाइम इतना ही काफ़ी है कि आई एम हैविंग ए टेम्परेचर ऑफ 102 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है. सिमिलरली मास बता रहे हैं तो हम किलोग्राम्स बताते हैं, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है. लेंथ बता रहे तो मीटर्स में बता देते हैं, नो डायरेक्शन रिक्वायर्ड. टाइम बता रहे तो सेकंड्स में, मिनट्स में, ईयर्स में, मंथ्स में, लाइट ईयर में. डायरेक्शन नहीं चाहिए. इसके अलावा और कौन सी क्वांटिटीज होंगी? वर्क. वर्क स्केलर हुआ क्या? वर्क. वर्क का यूनिट क्या होता है बेटा? जूल्स. वर्क का यूनिट क्या होगा? जूल्स. अरे सो गए क्या सब लोग? सर व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? वर्क का यूनिट होता है बेटा जूल्स. जूल्स या किलो जूल्स. उसके अंदर डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है. सिमिलरली एनर्जी. एनर्जी का यूनिट भी जूल्स होता है, वहाँ भी डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है. अब देखो स्केलर हमने देख लिया. फिर फिजिकल क्वांटिटीज में एक और टाइप की होती हैं जिनको बोलेंगे, जिनको स्पेसिफाई करने के लिए हमें वेक्टर्स का यूज होता है. यानी कि वी नीड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू डिफाइन सच फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट. फोर्स अगर है तो फोर्स का ये पता होना चाहिए ना कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, आप किसी एंगल पे फोर्स लगा रहे हो, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, अपवर्ड में लगा रहे हो. तो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू फोर्स. एक्सेलरेशन में जैसे हम लोग पढ़ते थे, ग्रेविटेशन चैप्टर में देखा हमने जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो जो डाउनवर्ड डायरेक्शन थी दैट वाज इंपॉर्टेंट ना. इट वाज इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा जहां आप बैठे हो वहां से खड़े हो और 5 स्टेप मूव करो, जहां आप बैठे हो जिस चेयर पे, टेबल पे, पलंग पे, यू शुड स्टैंड अप एंड मूव 5 स्टेप्स. तो 5 स्टेप्स मैंने आपको बोला, तो आप किसी भी डायरेक्शन में जहां खड़े हो वहां से खड़े होकर किसी भी डायरेक्शन में 5 स्टेप मूव कर जाओगे. तो आपके पास इनफाइनाइट चॉइसेस हैं. यू हैव इनफाइनाइट चॉइसेस टू टेक दोज 5 स्टेप्स. किसी भी दिशा में आप जाओगे और 5 कदम चल दोगे. तो हर एक बंदा जिस जिस डायरेक्शन में जाएगा उस हिसाब से वो अलग अलग जगह पे पहुंचेगा. अनलेस आई स्पेसिफाई द डायरेक्शन, तो मेरी बात पूरी नहीं हुई. इफ आई वांटेड यू टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जा रहा हूं मैं आपको, अगर मैं डायरेक्शन नहीं बताता तो मेरी बात इनकम्प्लीट है. इफ आई स्पेसिफाई कि बेटा जहां बैठे हो वहां से खड़े हो, मेक 5 स्टेप्स, है ना, 5 स्टेप चलो. किस डायरेक्शन में? टुवार्ड्स द गेट ऑफ योर रूम. जहां रूम में बैठे हो उसके दरवाजे की तरफ 5 कदम चलो. तो आपको पता चल गया कि कितने कदम चलना है और किस डायरेक्शन में चलना है. तो अब मेरी बात पूरी होगी. नाउ आई कैन मेक यू टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. तो यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड हुआ? मैग्नीट्यूड वाज आल्सो रिक्वायर्ड, 5 स्टेप्स. डायरेक्शन वाज आल्सो रिक्वायर्ड, मूव टुवर्ड्स द गेट ऑफ योर रूम. तो सच a vector is called as displacement vector. I wanted you to displace yourself 5 steps towards the gate of your room. तो that was displacement vector. वेक्टर इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताया 5 स्टेप और डायरेक्शन बताया, इसलिए दिस इज वेक्टर. टू डिफाइन ए वेक्टर, एक वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होगी बेटा. द फर्स्ट वन इज द टेल ऑफ वेक्टर. द सेकंड वन इज द हेड ऑफ वेक्टर. टेल, हेड. एरो बनेगा, एरो का हेड होगा एरो हेड, और एरो की टेल होगी. तो वी नीड हेड एंड टेल. और द थर्ड थिंग इज लेंथ ऑफ द वेक्टर. अब जो हेड और टेल है इनका यूज होगा टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में ये चीज काम कर रही है, किस डायरेक्शन में, फ्रॉम टेल टू हेड. अगर फ्रॉम टेल टू हेड हम डायरेक्शन ले लें
तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, और लेंथ ऑफ द वेक्टर जो है, जो लेंथ है, कितना लेंथी होगा वेक्टर ऑन अ ग्राफ पेपर, वो डिफाइन करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द, कि कितना उसका मैग्नीट्यूड है फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ F1 फोर्स 1 है, ये वेक्टर है फोर्स का F1, इसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक दूसरा फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन्स। तो जब मैं इनको ड्रॉ करने लगूंगा तो 5 न्यूटन वाला फोर्स है दैट विल बी स्मॉल इन लेंथ एज कंपेयर टू 10 न्यूटन वाला फोर्स। तो जो लेंथ है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड को डिफाइन करना है। अगर इफ आई वांटेड टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड को कैसे लिखूंगा, तो देखो एक वेक्टर है ए, वेक्टर ए, ये तो हुआ वेक्टर ए, वेक्टर ए क्यों हुआ, क्योंकि आई एम हैविंग एरो हेड ओवर दिस, ए लेटर के ऊपर मैंने एक एरो हेड भी बना दिया, तो दिस इज सिग्निफाइंग कि यार एक वेक्टर है। ठीक है, अगर मैं मैग्नीट्यूड लेना चाहता हूं तो आई विल प्लेस दिस वेक्टर ए इनसाइड मोड फंक्शन। मोड फंक्शन क्या करता था, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेता था, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। एक और भी तरीका है इसी चीज को लिखने का, कि मैं एरो हेड हटा के सीधा सीधा लिख दूं ए, तो दिस ऑल्सो सिग्निफाइज दैट दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, यहां पे मैंने लिख भी दिया इसको। चलो, अब आता है टाइप ऑफ वेक्टर्स। हमने देखा कि वेक्टर क्या है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी या इट्स अ मैथमेटिकल टूल टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेक्टर्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शंस। ठीक है, अब देखो वेक्टर क्वांटिटीज, इनको डिफाइन करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स को, कि कितने टाइप ऑफ वेक्टर होते हैं। सारे नहीं लिखे हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होंगे, है ना। तो जो जो है उनको पढ़ते हैं पहले। द फर्स्ट वन इज, कौन पढ़ेगा इसको पहली डेफिनेशन को? हाँ, दीक्षा पढ़ो बेटा। The vector acting along the same line, uh, i.e., in the same direction or opposite directions, are called collinear vectors. ठीक है, द वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन दैट इज इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। जो वेक्टर एक सीधी रेखा में के अलोंग एक्ट करेंगे, द वेक्टर्स दैट विल बी एक्टिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, उनको क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर। अब वो डायरेक्शन चाहे उनकी सेम हो चाहे अपोजिट हो, डायरेक्शन इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न हेयर। बस हमें ये होना चाहिए कि इफ दे आर एक्टिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इफ दे आर एक्टिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, दिस मीन्स दीज आर कोलिनियर वेक्टर, ये वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। two vectors two vectors acting along the same direction are called parallel vectors। दो ऐसे वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में दोनों वेक्टर एक्ट करेंगे, तो उसका मतलब क्या हुआ, द एंगल बिटवीन सच वेक्टर्स आर 0 डिग्री। ऐसे वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो दीज टाइप ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। two vectors acting in opposite direction, if they are acting in opposite direction to each other, this means they are anti parallel, और एंगल विल बी पाई रेडियंस या फिर 180 डिग्रीज। भाई दो वेक्टर हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में एक्ट कर रहे हैं, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, 180 डिग्री, या फिर 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियंस के बराबर। देखो 2 पाई रेडियन क्या होता है बेटा, 2 पाई रेडियन होता है कि एक कंप्लीट चक्कर, उसी को क्या बोलते हैं, 360 डिग्री रोटेशन। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर दो वेक्टर अपोजिट हैं तो दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दे हैव एन एंगल बिटवीन देम एज पाई रेडियंस और 180 डिग्रीज। इसके बाद आता है अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर्स। देखो दीज आर वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड इक्वल का मतलब क्या हुआ, कि इनकी लेंथ जो है, लेंथ जो है वो इक्वल होगी, लेंथ विल बी इक्वल। ये है, ये जो लेंथ है ये दोनों की बराबर है, बट दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन।
P जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ इधर लग रहा है और उससे अपोजिट लग रहा है Q. दिस मीन्स दीज वेक्टर्स आर अपोजिट ऑफ ईच अदर और नेगेटिव ऑफ ईच अदर. इसको लिखेंगे क्या? P इज इक्वल टू माइनस Q. ठीक है, चलो. इसके अलावा अगर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो, अगर मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो क्या बोल देंगे इनको? दीज आर इक्वल वेक्टर्स, कि ये इक्वल वेक्टर है. लिखते टाइम P इज इक्वल टू क्यू, वेक्टर P इज इक्वल टू वेक्टर Q. तो इसको P इक्वल टू क्यू नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेक्टर P इक्वल टू वेक्टर Q. क्यों बेटा? क्योंकि वी आर प्लेसिंग एन एरो हेड. जब एरो हेड लगा है P के ऊपर, Q के ऊपर भी, तो वो एक वेक्टर है और उसको बोलते टाइम बोलेंगे वेक्टर P इज इक्वल टू वेक्टर Q. चलो. A vector having zero magnitude and undefined direction is called a zero vector. एक ऐसा वेक्टर होगा जिसकी ना तो कोई डिफाइंड डायरेक्शन होगी, यानी अनडिफाइंड डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो जीरो, यानी कि जीरो मैग्नीट्यूड है एंड अनडिफाइंड डायरेक्शन है. तो सच ए वेक्टर इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर. और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? जीरो के ऊपर एरो हेड, जीरो के ऊपर एरो हेड. तो दिस इज अ जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है बेटा? कि लेंथ जितनी है वेक्टर की उसका उतना मैग्नीट्यूड है. अगर मैग्नीट्यूड जीरो तो मतलब लेंथ इज ऑल्सो जीरो. अगर मैग्नीट्यूड जीरो है किसी वेक्टर का तो उसका लेंथ भी जीरो होगा. अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो अनडिफाइंड है तो मतलब टेल और हेड, देयर इज नो टेल, देयर इज नो हेड. तो हेड और टेल भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है. दिस मीन्स इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ सच ए वेक्टर विदाउट हेड, विदाउट टेल, विदाउट लेंथ. तो ग्राफिकली नल वेक्टर को ड्रॉ नहीं किया जा सकता. चलो. अब कुछ वेक्टर ऐसे होंगे जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, यानी कि टेल उनकी एक साथ है. टेल ऑफ वेक्टर ए एंड टेल ऑफ वेक्टर बी आर लाइंग एट अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, पॉइंट ओ. पॉइंट ओ पर लाई करती है कॉमन इनिशियल पॉइंट पे. तो दिस मीन्स वी हैव these two vectors and these vectors are, such a type of vectors are called as co-initial vectors. ऐसे वेक्टर्स को co-initial वेक्टर बोलेंगे जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन होगा. कॉमन इनिशियल पॉइंट यानी co-initial वेक्टर्स. इसके बाद आते हैं ऐसे वेक्टर्स जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम हो. ये देखो टर्मिनल पॉइंट है वेक्टर ए और बी का टर्मिनल पॉइंट, यानी द पॉइंट एट विच दीज वेक्टर्स आर टर्मिनेटिंग. इन दिस केस इट्स पॉइंट ओ. पॉइंट ओ सेम है तो सच वेक्टर्स आर कॉल्ड एज कॉमन टर्मिनल वेक्टर्स या फिर को टर्मिनल वेक्टर्स. आगे आते हैं कोप्लेनर. अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर इफ दे आर लाइंग इन द सेम प्लेन, इफ दीज वेक्टर्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन देन दे आर कॉल्ड एज कोप्लेनर. एक ही कॉमन कॉमन प्लेन में लाई करते हैं, दिस मीन्स कोप्लेनर वेक्टर्स. अगर वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, अगर उनकी टेल एक जगह पे फिक्स है, दिस मीन्स दीज आर कॉल्ड लोकलाइज वेक्टर्स. अगर द इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड दे आर कॉल्ड एन लोकलाइज या फिर नॉन लोकलाइज वेक्टर्स. यहाँ तक किसी में डाउट है तो पूछो बेटा. टाइप ऑफ वेक्टर्स में टाइप ऑफ वेक्टर्स में किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो. ठीक है, कोई डाउट नहीं है. ठीक है. द सेकेंड थिंग इज यूनिट वेक्टर्स. अब यूनिट वेक्टर के बारे में किसी को पता है तो हैंड रेज करो, जिसको यूनिट वेक्टर के बारे में पता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है. कितने बच्चे अभी मीटिंग सुन रहे हैं वो हैंड रेज करो, जितने बच्चे मेरे को अभी सुन रहे हैं. जितने बच्चे अभी सुन रहे हैं वो हैंड रेज करो. ठीक है. तो यूनिट वेक्टर कितने बच्चों को पता है इनमें से, वो हैंड रेज रखो, बाकी सब नीचे कर लो. यूनिट वेक्टर का बारे में पता है? व्हाट इज यूनिट वेक्टर? सर जो वेक्टर अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है. वो तो डिस्प्ले पे लिखा हुआ है बेटा. ठीक है. दीक्षा बताओ. अनुष्का आप बताओ बेटा. Sir, the vector whose magnitude is exactly 1 unit.
ठीक है, अभी बताओ दीक्षा क्या बता रहे थे? Unit vectors are vectors whose magnitude is exactly 1 unit. ठीक है, ठीक है, वंशिका आपने तो बता दिया शायद ना, क्या बता रहे थे बेटा, आप भाई बताओ। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अब इसको। व्हेन अ वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा 1। भाई हमने ये देखा है 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है? 1 होता है। 3 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो भी 1 होगा। 4 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो भी 1 होगा। x डिवाइडेड बाय x करोगे तो भी 1 होगा। हम ये देखते आए ना, अगर सिमिलर वैल्यूज को हम डिवाइड करते हैं सेम वैल्यू से तो क्या आंसर आता है? 1 आता है। अगर हम किसी वेक्टर को, फॉर एग्जाम्पल ये हमें वेक्टर ए दिया हुआ है इधर नीचे, इस ए वेक्टर को अगर मैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, यानी कि ऐसे लिख सकता हूँ, नीचे वाला मोड फंक्शन में तो मैग्नीट्यूड से है खाली, या फिर इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए, तो क्या बचेगा? क्या बचेगा बेटा? सिर्फ डायरेक्शन बचेगी और 1 बचेगा। भाई मैग्नीट्यूड ऊपर वाले वेक्टर का और नीचे वाले का सेम ही होगा, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कटेगा तो 1 बच जाएगा, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड, और साथ में जो डायरेक्शन थी ए की वो बच जाएगी। तो सच ए वेक्टर विच इज ओनली विच ओनली स्पेसिफाई ए डायरेक्शन, ऐसा वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करे, सच ए वेक्टर इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। केवल ऐसा वेक्टर दैट ओनली स्पेसिफाई डायरेक्शन, उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर को हम शो कैसे करते हैं? इफ आई वांटेड टू एक्सप्रेस अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो मैं एक ए लिखूंगा और उसके ऊपर कैप पहना दूंगा, एक कैप ऐसे, तो ए कैप बोलूंगा इसको, एंड दिस इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए मतलब ए के ऊपर एरो हेड, तो ए कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ए कैप को निकालेंगे कैसे? ए कैप विल बी डिराइव्ड लाइक, वेक्टर ए को आप डिवाइड कर दो ए के मैग्नीट्यूड से। अब ये बाद में देखेंगे बेटा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं अगले स्लाइड्स में देखेंगे, बट अभी के लिए ये जान लो कि यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विद 1 मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ पेरेंट वेक्टर, जो उसका पेरेंट वेक्टर है उसके जैसी ही उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने ये देखा है सबने, यस सर। देखा है? तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 डायरेक्शंस हमारे पास हैं, तीनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। यस सर। तो तीनों जितने भी हमारे पास एक्सिस हैं इनके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री ईच। अब देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इधर, यहाँ पे ये वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये जेड एक्सिस है। अगर मैं बोलूं कि एक्स एक्सिस की तरफ सिर्फ यूनिट मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, तो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होकर कोई वेक्टर होगा छोटा सा ऐसे, जिसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी लेंथ तो है वो 1 यूनिट होगी, है, और डायरेक्शन क्या होगा? वही डायरेक्शन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का है, तो ये 1 यूनिट हो गया ना, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसको मैं बोलता हूं आई कैप। मैंने डिफाइन कर दिया कि दिस इज द यूनिट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसको मैंने बोला आई कैप, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया। फिर मैं बोलता हूं कि एक और वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड भी 1 यूनिट है, और डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसकी भी लेंथ जो है वो 1 यूनिट ही है बेटा, इसकी लेंथ भी 1 यूनिट है, और इसका डायरेक्शन क्या है? ये किसको पॉइंट कर रहा है? पॉजिटिव वाई एक्सिस को, और इसको मैं बोल देता हूँ जे कैप, इसको मैं जे कैप बोल देता हूँ। फिर एक और वेक्टर देता हूँ कि एक और वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 1, और वो एक्ट कर रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, तो इसको मैं बोल देता हूँ के कैप।
तो ये नोमेनक्लेचर है आई की तरफ जो एक्ट करेगा यूनिट वेक्टर, एक्स की तरफ जो एक्ट करेगा, दैट इज नोन एज आई कैप। जो वाई की तरफ एक्ट करेगा दैट इज नोन एज जे कैप, और जो जेड की तरफ एक्ट करेगा दैट इज नोन एज के कैप। सब लोग ये समझ पाए? यस सर। डायरेक्शन होगा अलग अलग एक्सिस के अलोंग, और मैग्नीट्यूड होगा 1 यूनिट। ठीक है, चलो अब यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, एक्स कैप, आई कैप, जे कैप और जेड के कैप। ठीक है, अब देखो एक वेक्टर है फोर्स, फोर्स वेक्टर एफ, उसका मैग्नीट्यूड है 5, यूनिट है न्यूटन्स में, और डायरेक्शन है इट इज एक्टिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहूँ, इफ आई वांटेड टू फाइंड द यूनिट वेक्टर, तो वो क्या होगा बताओ? क्या होगा बेटा? भाई एक मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को खाली 1 कर दो तो 1 न्यूटन हो गया ना इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ये क्या हुआ, यूनिट वेक्टर नहीं हुआ? एफ कैप क्या हुआ बेटा? एफ कैप इज डिवाइड द फोर्स वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आई एम डिवाइडिंग 5 न्यूटन बाय 5, तो क्या बचा, 1 न्यूटन इन ईस्ट। देखो ये इजी सा हो गया, इसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए? भाई किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड का जो भी वेक्टर होगा दैट विल बी द यूनिट वेक्टर। यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, जस्ट डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो एक चीज ये थी कि हम लोगों ने डिफाइन किए थे यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो अगर हम उनका भी मैग्नीट्यूड लिखने लगेंगे तो दैट विल बी लाइक दिस वन। आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, बिकॉज इट वाज अ यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इट विल ऑल्सो बी 1, बिकॉज इट्स अ यूनिट वेक्टर इन द पॉजिटिव वाई एक्सिस। के कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, it will be a unit vector in the positive z axis। ठीक है, तो इन चीजों को एक साथ लिख दिया, यहाँ पे पढ़ लेना। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोजीशन वेक्टर। बताओ भाई कौन पढ़ेगा ये डेफिनेशन? नहीं, वंशिका से नहीं पूछेंगे, और कोई बोलो। गिने चुने बच्चे हैं भाई, सब लोग लॉगिन करके बैठे होगा खाली। नहीं पढ़ना तो सो जाते हैं सब लोग, डिस्कनेक्ट करते हैं, सो जाते हैं। या फिर मैं इतना स्पीड में पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ कि मैं अपना काम फिनिश करके सो जाता हूँ मैं जाके। अगर हम लोग जगे हुए हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो यू शुड पार्टिसिपेट। बच्चों पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है यार, ऐसे नहीं होगा। हाँ रिया आप पढ़ो। A vector which represents the position of a point in magnitude and direction v dot r dot t origin of a coordinate system is called position vector. ठीक है, रिंकी आप दोबारा से पढ़ो बेटा इसको। A vector which represents the position of a point in magnitude and direct with respect to original of a coordinate system is called position vector. ठीक है, कोई और बच्चा भी? हाँ काफी आ गया अभी। खुशी आप पढ़ो इसको। A vector which represents the position of a point in magnitude and direction WRT origin of a coordinate system is called position vector. ठीक है, अब कोई बच्चा ऐसा स्टूडेंट पढ़ो जो इसको पढ़ेगा भी और मेरे को हिंदी में समझाएगा भी। वो अपने आप अनम्यूट करके स्टार्ट कर दे, जो बच्चा ये कर सकता है। कोई बता पाएगा हिंदी में क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं?
नैन्सी आप बताओ बेटा। हाँ दीक्षा आप बताओ। सर सर पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो मैग्नीट्यूड के पॉइंट और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कौन बताएगा? वंशिका आप बताओ। सिर्फ ये पढ़ना है, इसका हिंदी में बता देना ये क्या कह रहा है। इसको बता दो कि व्हाट इज दिस स्टेटमेंट इज सेइंग, इससे हमें क्या पता चल रहा है। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो पोजीशन के पॉइंट को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, शायद आप ये WRT नहीं समझ पा रहे। WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू, यानी किसके आधार पर। बताता हूँ। अ पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पोजीशन वेक्टर कैसा वेक्टर है? पोजीशन ऑफ पॉइंट को बताता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम में नंबर 1 जो मोस्ट पॉपुलर जो हम पढ़ते हैं दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके अलावा हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है। इसके अलावा हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्स वाई जेड एक्सिस, पढ़ा है ना सबने? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स के Yes, sir. परपेंडिकुलर वाई और एक्स वाई दोनों के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस। तो दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें हम 3 एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है बेटा। इसके अलावा भी हमारे पास हो सकते हैं। देखो मेरे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट हो गया ये। अब मैं इस ए पॉइंट से बी पॉइंट को स्पेसिफाई करना चाहता हूँ। आई वांट टू स्पेसिफाई कि पॉइंट बी ए के रिस्पेक्ट में कहाँ पे लोकेटेड है। पॉइंट ए ये हो गया कहीं, ठीक है। पॉइंट बी कहीं ये माउस है जहाँ ये हो गया। अब आई वांट टू स्पेसिफाई कि माउस का जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस दिस डब्बा, है ना, इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में बताता हूँ माउस कहाँ पे है। तो मैं कैसे स्पेसिफाई करूंगा? एक्स एक्सिस में मूव करके एक्स में कितना है, वाई में मूव करके वाई में कितना है, फिर जेड में मूव करके जेड में कितना है। एक तरीका तो यह है कि मैं उसका एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट बता दूं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट, पहली बात। दूसरा तरीका मेरे पास ये है कि स्फेरिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक सिलेंड्रिकल। देखो सिलेंडर है बेटा, एक सिलेंडर बनाता हूं मैं आपके, ये एक सिलेंडर बन गया, ठीक है। ठीक है, और एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं पहले, ये देखो। ठीक है, दिख रही है एक्स वाई जेड एक्सिस। Yes, sir. एक्स वाई जेड एक्सिस वाले सिस्टम को अगर मैंने एक क्लोज वॉल्यूम में डेवलप किया तो क्या एक क्यूब नजर आ रहा है आपको? क्यूब या क्यूबॉइड Yes, नजर sir. आ रहा है ना? क्यूब क्या होता है? 3D शेप विद ऑल साइड्स इक्वल। क्यूबॉइड क्या होगा? रेगुलर 3D शेप्स होने चाहिए, रेक्टेंगल्स जुड़ के बनेगा तो क्यूबॉइड हो गया। तो आपको नजर आ रहा है ना? Yes, तो sir. एक्स वाई जेड एक्सिस वाला जो सिस्टम था उसको कार्टेशियन बोल रहे थे, और उसमें जो क्लोज्ड शेप बन रही थी वो बन रही थी क्यूबॉइड की। ऐसा ही एक और सिस्टम हो सकता है जिसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वहां पे देखो ये जो क्लोज शेप बनेगी वो सिलेंड्रिकल बनेगी। यहाँ पे अगर हम पॉइंट ए ये था और पॉइंट बी कहीं यही है, यहाँ पे है, तो हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं? पहले वी विल मूव द रेडियस, रेडियस तक जाएंगे, गए, उसके बाद जितना रोटेट करना है थोड़ा एंगल थीटा रोटेट करेंगे, फिर जाएंगे पॉइंट बी तक। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं आर थीटा जेड। जैसे यहाँ पे एक्स कोमा वाई कोमा जेड था, ऐसे ही इधर यूज करेंगे आर कोमा थीटा कोमा जेड। ये तरीका भी हो सकता है पॉइंट ए की दूरी पॉइंट बी तक बताने का। तीसरा हो सकता है स्फेरिकल। एक स्फीयर है, उसमें क्या करोगे? उसमें ओरिजिन पे एक पॉइंट रखा है, बाहर कहीं पॉइंट बी है, तो उसमें रोटेट एक पहले जाओगे रेडियस पे, फिर एक थीटा
रोटेट करोगे, फिर दूसरा वाले जो प्लेन है उसमें भी थीटा रोटेट कर लोगे, तो वहां क्या होगा, r θ1 θ2। तो ये तरीके होते हैं एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के, एक पॉइंट से की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दूसरे पॉइंट को बताने के। तो देखो ये इनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ये है कार्टेशियन, ये है सिलेंड्रिकल, ये है स्फेरिकल। अब इनके बारे में कम पता है हमें, क्यों, क्योंकि हम इनको ज्यादातर यूज नहीं करते। सबसे कॉमनली यूज्ड है ये वाला कार्टेशियन, इसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, इसको बोलते हैं एब्सीसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, और जेड एक्सिस हो गया अलग से। तो अब ये चीजें देखो आप, ये बोल रहा है कि पोजीशन वेक्टर क्या है, ये बताता है किसी गिवन पॉइंट की पोजीशन, यानी पोजीशन ऑफ अ पॉइंट किन के टर्म्स में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म्स में, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने जान लिया कि एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ठीक है। अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसमें पॉइंट पी लिया, इस पॉइंट पी की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है, ये ओरिजिन 0। तो बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो सिस्टम था उसका ओरिजिन क्या होता है, उसका ओरिजिन यही होगा ना, पॉइंट ओ, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, 0, 0, यानी एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड भी 0, ठीक है ना। तो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन अगर किसी पॉइंट P की पोजीशन जो वेक्टर बताएगा, कौन सा वेक्टर होगा, ये टेल 0 पे रखो, हेड रखो पॉइंट P पे, और वेक्टर को ऐसे ड्रॉ कर दो, तो ये वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P that is telling the position of point P with respect to origin of the coordinate system, कि जो ओरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का 0, 0, 0, उसके रिस्पेक्ट में हमें पोजीशन पॉइंट P की बताएगा। अब देखो वेक्टर R है, जनरली पोजीशन वेक्टर को R वेक्टर से लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे P है, P का पोजीशन क्या है, x, y, z। तो मैंने आपको बताया कि x जो है दिस इज इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो क्या ये i कैप डायरेक्शन हुआ, डायरेक्शन अगर सिर्फ बात करें, i कैप मैंने क्या बताया था, इट इज द यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। ये y है, ये किसके अलोंग हुआ, j कैप के अलोंग, क्योंकि यहाँ j कैप था यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में। z हुआ वो k कैप के डायरेक्शन में हुआ, क्यों, क्योंकि k कैप किधर था, k कैप इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव kx z एक्सिस। तो अब देखो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर करके लिख दूं कि वेक्टर r क्या है, पहले x की डायरेक्शन में जो है x साथ में i कैप, प्लस y की डायरेक्शन में जो है वैल्यू उसकी साथ में j कैप, प्लस z की डायरेक्शन में जो वैल्यू है साथ में k कैप। तो इसको लिख के ऐसे लिख दूं तो दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर्स इन जनरल टर्म्स। तो जनरल टर्म्स का मतलब है x, y और z की कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर मेरे पास कोई ऐसा पॉइंट होता, सपोज करो मेरे पास एक ऐसा पॉइंट होता इधर एक्स, वाई और जेड स्पेस में, यहाँ पे एक पॉइंट है P1 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, मान लो 2, 2, 0, यानी एक्स की डायरेक्शन में जो है इसका पोजीशन ये है 1, ये 2 पे है, वाई में भी 1 और 2 पे है, और जेड में 0 है। तो ये पॉइंट है, इसका मैं पोजीशन वेक्टर लिखने लगूं तो इट विल बी द वेक्टर दैट विल बी ज्वाइनिंग पॉइंट 0, 0, 0, 0 विद दिस पॉइंट P1, ये होगा। और अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखूं तो क्या होगा, वेक्टर R विल बी 2 i कैप, यानी कि x की डायरेक्शन में 2 यूनिट है, प्लस 2 j कैप, यानी y की डायरेक्शन में 2 यूनिट है, प्लस 0 k कैप, z में 0 है। और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 0 वाले को हटा दूंगा, तो दिस मीन्स वेक्टर R इज 2 i कैप प्लस 2 j कैप, ठीक है। वेक्टर R इज 2 i कैप प्लस 2 j कैप, ये इस गिवन पॉइंट का हो गया। तो ये स्पेसिफिक हो गया, अगर x, y, z में कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं तो ये जनरल टर्म्स में होगा, ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछो पोजीशन वेक्टर में। चलो तो
अब बात हुई थी पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर वाज स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ए गिवन पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो ओरिजिन था जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का, उसके रिस्पेक्ट में जो हमें पोजीशन बता रहा था वो था पोजीशन वेक्टर. अब उससे आगे आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन. इनिशियल पोजीशन होगी बट वो ओरिजिन नहीं होगी. पोजीशन वेक्टर में इनिशियल पोजीशन क्या थी? ओरिजिन था. यहाँ पे वो ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट होगा. तो किसी पॉइंट P2 की पोजीशन बताएगा ये. किसी पॉइंट P2 की, यहाँ पे P2 है, ये P1 है. पोजीशन वेक्टर बता रहा था पॉइंट P1 की विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O. तो R1 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P1. पोजीशन वेक्टर क्या बता रहा था? पोजीशन ऑफ पॉइंट P2 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. तो R2 क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P2, पॉइंट P2. बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एन इनिशियल पॉइंट 1 और जा रहे हैं कहाँ तक? फाइनल पॉइंट 2 तक. तो ये जो वेक्टर रेड कलर में मैंने अभी ड्रॉ किया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. और ये कहाँ से कहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है? वी हैव डिस्प्लेस्ड समथिंग फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2. तो फाइनल जो पोजीशन हुई वो P2 है और इनिशियल P1 है. डेफिनेशन ये भी बोलती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर्स. फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस विल शो अस द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है बेटा, देखो फॉर एग्जांपल R1 इज, जो हमने R1 लिया था उसको जनरल टर्म्स में ले ले. पॉइंट P1 के लिए R1 था, तो x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप ले लिया जनरल टर्म्स में. फिर x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप. अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s जो है वो क्या बताएगा? वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इनिशियल पोजीशन फ्रॉम फाइनल. तो फाइनल क्या था? R2 था, माइनस करेंगे इनिशियल R1, ये कर देंगे. तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन कर लेंगे. जो x वाले थे, x के कंपोनेंट्स थे, उसको x में से सब्ट्रैक्ट कर दिया. यानी फाइनल x2 था माइनस x1 इनिशियल. इधर फाइनल y2 था माइनस y1 इनिशियल. z2 फाइनल था, z1 इनिशियल. इनको x में से x वाले को सब्ट्रैक्ट किया, y में से y वाले को, z में से z वाले को. और x क्या होता है? x इज अलोंग द, ये देखो ये वाले x किसके अलोंग थे? i कैप डायरेक्शन के. y किसके अलोंग था? j कैप के. और ये था k कैप के. ये y2 भी j कैप के था और ये z2 k कैप के था. क्यों? क्योंकि z इज इन द z डायरेक्शन है, y इज इन द y डायरेक्शन. ठीक है, जब हम लिखते हैं किसी भी कार्टेशियन में तो पहला वाला x होता है, दूसरा y होता है, तीसरा z होता है. ये सबको पता होगा. तो यही किया हमने, i कैप, j कैप, k कैप साथ में लिख दिया. तो s इज इक्वल टू x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप. ठीक है बेटा, तो इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. और सच अ वेक्टर एस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसका? पॉइंट P2 का विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट V1. इसलिए x2 पहले आया, x1 बाद में आया, बिकॉज पॉइंट 2 वाज द डेस्टिनेशन, पॉइंट P1 वाज द सोर्स. किसी को डाउट है डिस्प्लेसमेंट में? चलो, डाउट नहीं पूछते यार तुम लोग, मैं पूछूंगा फिर तुम बता नहीं पाओगे डाउट. चलो ठीक है, अब बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की. वी हैव टू रिजोल्व अ वेक्टर्स, है ना. अगर हम वेक्टर्स को रिजोल्व कर देते हैं, देखो रेजोल्यूशन का मतलब है कि हम उसको तोड़ रहे हैं. वी आर ब्रेकिंग डाउन इट, ब्रेकिंग इट डाउन अलोंग द रिस्पेक्टिव डायरेक्शन. हम एक गिवन वेक्टर को परपेंडिकुलर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अब बात कर रहे हैं. ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. तो इन्हीं गिवन एक्सिस के अलोंग अगर हम किसी गिवन वेक्टर को तोड़ रहे हो तो उसको बोलेंगे वी आर रिजोल्विंग द वेक्टर अलोंग द गिवन एक्सिस. और हम उसको बोलेंगे कि वी आर ब्रेकिंग द वेक्टर अलोंग द गिवन एक्सिस. ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2D में अगर बात करें खाली, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 2 डायमेंशंस ओनली, तो हमारे पास 2 एक्सिस बचेंगे बेटा, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. जेड की अभी बात नहीं करते. तो जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बच गए और एक हमें वेक्टर दे दिया, वेक्टर आर मान लो, ये एक वेक्टर आर है. कौन सा है? ये जो वेक्टर बना हुआ है, ये दिस वन इज वेक्टर आर. मैंने ये बोल दिया. ठीक है,
अब इस वेक्टर को हमें ब्रेक डाउन करना है अलोंग टू डिफरेंट एक्सिस। तो टू कौन सी है हमारे पास, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। वी आर ब्रेकिंग डाउन दिस वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम ये देखेंगे कि इस वेक्टर आर का इफेक्ट एक्स डायरेक्शन में कितना आ रहा है और वाई डायरेक्शन में कितना आ रहा है। तो इसको देखने के लिए देखो, पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री आपको याद है कि नहीं है। ये बताओ मेरे को, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका लॉन्गेस्ट जो लेंथ है, लॉन्गेस्ट जो उसका एज है, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज। उसके अलावा ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और जो एंगल बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूज होता है उसको हम थीटा ले लेते हैं। अब मुझे बताओ साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा क्या होगा बेटा, साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर बटा पी बाय एच, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। ठीक है। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बेटा, इसी के जैसे होंगे हमारे पास, साइन का उल्टा होगा कोसाइन, कोसिकेंट का होगा सीकेंट थीटा, और टेंजेंट का उल्टा होगा कोटेंजेंट यानी कोट थीटा। ठीक है, वो सब होंगे। अब देखो ये ऐसा एंगल, ऐसा एक ट्रायंगल हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, ये वाला। जो शेडेड ट्रायंगल अभी दिख रहा है, ये ऐसा ही ट्रायंगल हुआ, इसमें एंगल ये वाला 90 डिग्री है। तो और थीटा मुझे दिख रहा है, ये रहा थीटा। अब मुझे बताओ साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं। साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज पी एम, पी और एम के बीच की दूरी, पी पॉइंट ये है, एम ये है, तो ये लिख सकता हूँ पी एम परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है, यानी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्यों बेटा, हम लेंथ की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ होता है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर। तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ आर। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पी एम डिवाइडेड बाई आर। तो पीएम क्या होगा, पीएम को क्या होगा, आर को मैं ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो आर साइन थीटा होगा पीएम। पीएम की जो डायमेंशन होगी, लेंथ होगी, वही मैंने लिख दिया कि पीएम इक्वल्स टू आर साइन थीटा, इस ऐसे कैलकुलेट करके। सिमिलरली मैं अगर बेस के ऊपर ये फॉर्मूला लगाऊं, ये मेरा बेस है, तो बेस के साथ क्या होता है, कोस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, ओ से लेके एम की दूरी, ओ एम डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, यानी वेक्टर आर उसको मोड फंक्शन में लगा दूं, इसको लिखेंगे ओ एम डिवाइडेड बाय आर, खाली आर लिख दो एरो हेड हटा के। अब देखो ओ एम कैलकुलेट करना है, तो वी विल मल्टीप्लाई दिस आर विद द कोस थीटा, तो ये क्या होगा आर कोस थीटा। ये हो गया मेरा बेस। ठीक, अब मुझे पता चल गया कि बेस के अलोंग, यानी कि जो जो एक्स एक्सिस है उसके अलोंग इसका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, दैट इज आर कोस थीटा, ओ एम के बराबर है। और जो वाई एक्सिस है, यानी कि इधर इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, वो मैग्नीट्यूड है आर साइन थीटा। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने इस वेक्टर आर को ब्रेक डाउन कर लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। तो एक्स कंपोनेंट, यानी कि आर का एक्स कंपोनेंट आर एक्स, दैट इज आर कोस थीटा। सिमिलरली वाई कंपोनेंट क्या है, ये वाला आर साइन थीटा। Sin ठीक है, अब देखो ये सब निकाल लिया। अब मैं लिख सकता हूं, मैंने आपको ये बताया था एक्सिस, चलो बाद में दिखाऊंगा पीछे वाला, अभी खुद ही लिख लेते हैं। मैंने आपको एक्सिस दिखाए थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या था बेटा, आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या था, जे कैप। तो अगर मैं ये मैग्नीट्यूड्स, ये जो मैग्नीट्यूड ही तो आए ना, ये लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होता है। तो आर साइन थीटा एक मैग्नीट्यूड है, आर कोस थीटा एक मैग्नीट्यूड है। तो एक्स के अलोंग जो मैग्नीट्यूड है दैट इज आर एक्स, उसकी वैल्यू आर कोस थीटा। अगर मैं पूरे वेक्टर आर को लिखने लगूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आर एक्स, एक्स के अलोंग जो मैग्नीट्यूड उसको मल्टीप्लाई कर दूं एक्स की डायरेक्शन के साथ, दैट इज आई कैप, प्लस
आर वाई के साथ जो मैग्नीट्यूड है वाई, और वाई डायरेक्शन के साथ का जो मैग्नीट्यूड जो डायरेक्शन होता है वो कौन दिखाता है, यूनिट वेक्टर, तो जे कैप। ये लिख सकता हूँ आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। इन्हीं की अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं इनमें, आर एक्स इज आर कोस थीटा आई कैप, और आर वाई इज आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा लिख दिया, और जे कैप। तो ये क्या आया मेरे पास, वेक्टर आर आ गया। वेक्टर आर इज आर कोस थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे कैप। तो ये मैंने क्या कर दिया, मेरे पास एक गिवन वेक्टर आर था, उसको मैंने तोड़ दिया दो टुकड़ों में। एक टुकड़ा हुआ जो आई कैप के अलोंग एक्ट कर रहा है, दैट इज आर कोस थीटा, आई के साथ एक्ट कर रहा है यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। एक हुआ आर साइन थीटा जो कि एक्ट कर रहा है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो इसको विभाजित कर दिया गया दो टुकड़ों में अलोंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस। कौन कौन से, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यानी आई कैप और जे कैप। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना जो कि डिफरेंट एक्सिस के अलोंग उसका कितना प्रोपोर्शन आ रहा है उसको शो करे। ठीक है, अब यही चीज जो मैंने आपके नोट्स में लिख रखी थी बेटा, वही मैंने इधर आपको लिख दी है, रुको। यही चीज यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो ये देखो इधर आ गया ये आपका रिजोल्व फॉर्म, कि इसको तोड़ दिया है आर कोस थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे कैप, और ये लेफ्ट साइड में था ये है कंपोज फॉर्म यानी जुड़ी हुई फॉर्म है। अब इसके बाद ये जनरल फॉर्म लिखी थी आर एक्स आई कैप आर वाई जी। इसके बाद हमारे पास दो चीज बचती हैं, फाइंडिंग आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड फाइंडिंग आउट द एंगल। तो मैग्नीट्यूड और एंगल कैसे निकलेगा, वी विल अगेन फोकस अवर अटेंशन ऑन दिस ट्राइंगल जिस पे हम ये साइन थीटा कोस थीटा लगा रहे थे। इस एंगल, इस ट्राइंगल पे अपना फिर से अटेंशन डालेंगे। देखो अब इसको, ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री का है, ये वाला। तो इस पे क्या हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं बेटा। देखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ओपी, ओपी का स्क्वायर यानी पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर ओ एम का स्क्वायर प्लस PM का पी एम का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब ओ एम इज आर, है ना, ओ एम इज आर, नहीं ओ एम नहीं बेटा, ओपी, ओपी इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर तो खाली आर लिख दूं, आर स्क्वायर। ओ एम इज आर साइन थीटा का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे बोल सकता हूं कि आर एक्स का स्क्वायर। गलत बोल गया यार मैं, तुम लोगों ने मुझे इतना बोर कर दिया, बोल ही नहीं रहा है कोई, रिप्लाई नहीं दे रहा है। जो चीजें मुझे बोलनी चाहिए वो भी मैं ही बोल रहा हूँ, जो चीजें तुम्हें बोलनी चाहिए वो भी मैं ही बोल रहा हूँ। ठीक है रुको, तो मैं क्या देख रहा था, मैंने आपको इस ट्रायंगल पे फोकस करने के लिए बोला था। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और ओपी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज ओ एम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये सबको पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगती है राइट एंगल ट्रायंगल पे। यस Yes, सर। sir. अरे 9वीं 10वीं में लगाते हुए आए होगे बेटा, 8वीं में भी लगा देते हैं बच्चे। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं ओपी। ओपी क्या है, ओपी है वेक्टर आर की लेंथ, वेक्टर आर की जो लेंथ है, और लेंथ का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो खाली मैं आर लिख दे रहा हूँ बिकॉज मैग्नीट्यूड को लिखने के दो तरीके, एक तो वेक्टर आर लिखो उसको मोड में लिखो, तो इतना क्यों दुखी होंगे, हम सीधा लिखेंगे दूसरा तरीका कि सीधा एरो एरो हटा दो, दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड। तो ओपी इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम। ओ एम यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, इसको मैंने आपको बताया था दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ आर। तो इसको मैं या तो लिख सकता हूँ आर एक्स, इसको आर एक्स लिख सकता हूँ, या लिखूंगा आर कोस थीटा। तो आर कोस थीटा तो यहाँ पे वैल्यू है, बट इसको सिंपल टर्म्स में ये भी लिख सकता हूँ आर एक्स, आर एक्स का स्क्वायर। फिर ऐड करता हूँ परपेंडिकुलर यानी पी एम, पी एम क्या है, या तो ये आर साइन थीटा या इसको आर वाई, वाई कंपोनेंट लिख सकता हूँ, तो लिख देता हूँ आर वाई का स्क्वायर। तो अब अगर मैं यहाँ से आर निकालने लगूँ तो क्या आएगा, अंडर रूट ले लूँ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से सोल्व होके क्या आया, ये आ गया, देखो ये वाला फॉर्मूला मिल गया
कि आर जो है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, यानी कि वेक्टर आर की जो लेंथ है वही तो इसका मैग्नीट्यूड है, उसको फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस लगा दो, आर एक्स जो एक्स के अलोंग उसकी लेंथ है प्लस वाई के अलोंग उसकी लेंथ है। अब यहाँ पे आर कोस थीटा आर साइन थीटा अगर किसी में वैल्यूज ही दे दी हो कि एक्स के अलोंग इतना है वाई के अलोंग इतना है तो आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर दे दें आपको कि आर इज इक्वल टू 2 i कैप प्लस 3 j कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो मुझे पता है कि यार आई कैप के साथ एक्स की वैल्यू दी होती है, एक्स कंपोनेंट दिया होता है, जे कैप के साथ वाई कंपोनेंट दिया होता है। क्यों? क्योंकि एक्स जो आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। तो अब मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकालना है, ये वेक्टर आर है बेटा, वेक्टर रहेगा। अगर मुझे आर निकालना है, नाउ वी वांट टू फाइंड मैग्नीट्यूड, तो क्या करूंगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। क्या करेंगे, आर एक्स क्या है 2 है, 2 स्क्वायर प्लस आर वाई क्या है 3, 3 स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 2 4, 3 3 9, 9 and 4 13, अंडर रूट 13 विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर आर। ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब मुझे टेन थीटा देखना है, टेन थीटा, थीटा दिख रहा है, टेंजेंट ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला है पीएम। पीएम क्या होगा बेटा, पीएम क्या है आर वाई है, तो आर वाई लिख दिया। बेस क्या है आर एक्स है, तो आर एक्स लिख दिया। ठीक है, तो आर वाई बाई आर एक्स होगा टेन थीटा, और इसी में आर साइन थीटा आर कोस थीटा पुट कर दोगे तो यही आता है बेटा, आर साइन थीटा और डिवाइडेड बाय आर कोस थीटा। आर से आर कट गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा टेन थीटा होता है, तो वेरीफाई भी हो गया आपका आंसर। अब देखो ये कैसे निकालेंगे थीटा, इस गिवन वेक्टर के लिए थीटा निकालो। थीटा क्या है, एंगल मेड बाय एनी वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वही तो थीटा है। अब वो मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक दिस टेन थीटा फॉर्मूला, उसमें क्या डालूं, आर वाई बाई आर एक्स, वाई कंपोनेंट क्या है इसका, ये है, ये आर वाई है, ये है आर एक्स 2। तो क्या करूंगा, आर वाई बाई आर एक्स वैल्यू डालूंगा, आर वाई क्या है 3, आर एक्स क्या है 2, तो थीटा क्या होगा, थीटा इज टेन इनवर्स ऑफ 3/2। अब जो भी वैल्यू थीटा क्या है वो थीटा हो गया, दैट विल बी द थीटा मेड बाय दिस एंगल आर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, Yes, sir. चलो, तो ये हो गया 2 डायमेंशंस में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब फटाफट से एक क्वेश्चन कर लो, 3D में आपको बताऊंगा मैं अगली क्लास में, शायद कल ही है हमारी क्लास में भी। Yes, sir. हाँ बेटा कल Yes, है sir. हमारी क्लास, तो कल मैं आपको 3D में बताऊंगा इसको। और तब तक आप लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो आज की, थोड़ा आपको लगेगा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फर्स्ट वाला कर लो, हमें वेक्टर R1 गिवन है 2 i कैप प्लस 2 j कैप। ठीक है, तो इसमें क्या है, आर एक्स कंपोनेंट पता है ना हमें, एक्स कंपोनेंट ये है, ये वाई कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि एक्स कंपोनेंट आई कैप के साथ लिखा रहता है, बिकॉज आई कैप इज द यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। वाई कंपोनेंट जो आर वाई दैट इज रिटर्न विद जे कैप, मतलब जे कैप इज द यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो आर वन हमें वेक्टर दिया है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब आर वन निकालना है, ऊपर से एरो हेड गया ये निकालो। दूसरा निकालना है एंगल थीटा, थीटा एंगल मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो यही हमने डिफाइन किया था एंगल, तो थीटा निकाल लो। और फिर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर आर वन कैप होता है, दैट इज वेक्टर आर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ये तीनों फॉर्मूले यूज करके आप इसके लिए करेंगे सोल्व, करो सोल्व सब लोग, मैं वेट कर रहा हूँ, अदरवाइज फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। सब लोग सोल्व करेंगे, बहुत ईजी है, कर लो। इनका आंसर आ जाएगा वो हैंड रेज करके रखेंगे बेटा।
किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? बेटा सोल्व हुआ या नहीं हुआ? कोई कर रहा है अभी? किसी ने किया क्या अभी अटेम्प्ट? ठीक है, तो कल करेंगे इसको। अब सो जाओ सब लोग, तुम लोग कर ही नहीं रहे यार सोल्व इसको। कल करेंगे बेटा, डिस्कनेक्ट करते हैं। चलो, तब सब बच्चे आ जाएंगे। अभी सब लोग छोड़ के भी चले गए मीटिंग।